अच्छा, चलो डिफॉर्मेशन शुरू करते हैं। अच्छा अहमद, मुझे बताओ आप लोग कहाँ तक पहुँच गए हो कॉलेज में, फिज़िक्स में? सर अभी 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 डायनामिक्स खत्म हुआ है और फोर्स डेंसिटी प्रेशर स्टार्ट हुआ अच्छा, मतलब पीछे हुआ। चलो हम लोग शुरू करते है। हैं इसको। अच्छा, डिफॉर्मेशन जो ओ लेवल्स में हमने किया था ना, वो थोड़ी बहुत हमने उसी मेजर कॉन्सेप्ट्स को हमने पढ़ना है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे पढ़ना है ना, वो हुक्स लॉ का कॉन्सेप्ट है, जो हमने ओ लेवल्स में ऑलरेडी डिफॉर्मेशन के अंदर देख लिया था। तो हुक्स लॉ को थोड़ा सा देखते हैं, फिर हुक्स लॉ के आगे थोड़ी सी हमारे पास एडवांस कॉन्सेप्ट्स आते हैं डिफॉर्मेशन के, और उसमें हमने फिर देखना है। अब इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, स्पेशली जो P1 के वो क्वेश्चन देता है एग्जामिनर डिफॉर्मेशन के, वो बड़े मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ट्रिकी और ड्राई से क्वेश्चंस देते हैं, तो इसके क्वेश्चंस एट टाइम मुश्किल हो जाते हैं, तो लेक्चर को ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट हुक्स लॉ का, तो इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि हुक्स लॉ होता क्या। अच्छा, अब हुक्स लॉ हमें क्या कहता था कि जो हमारे पास फोर्स है, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल force is directly proportional to extension provided that provided limit of proportionality इज़ नॉट रीच्ड। तो इसमें वो क्या कहता है कि जो हुक्स लॉ हमारे पास होता है, वो बेसिकली कहता है कि जो फोर्स होती है ना हमारे पास, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन प्रोवाइडेड दैट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज़ नॉट रीच्ड। अब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमने ओ लेवल्स में देखा था कि वो क्या होती थी। यहाँ पे हमारे पास फोर्स होती थी, यहाँ पे एक्सटेंशन होती थी, और जहाँ तक हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, वो वहाँ तक हमारे पास लिमिट पूरी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही हमारे पास ये जो ग्राफ है ये बेंड कर गया, तो हमारे पास लिमिट क्या होगी, लिमिट हमारे पास वो विड्रॉ होगी। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पी है, ये आपके पास पॉइंट होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वाला पॉइंट। तो एज लॉन्ग एज आपके पास ये वाला पॉइंट रीच नहीं हुआ, तो इसका मतलब है आपके पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इस पॉइंट से आगे जो जितना भी आपके पास कंटेंट आ रहा है, जितनी भी लाइंस आ रही हैं, वहाँ पे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या हो रही है, एक्सीड हो रही है। तो ये जो ग्राफ है, ये नीचे भी बेंड कर सकता है, ऊपर भी बेंड कर सकता है, दोनों आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होती हैं। और हुक्स लॉ में हमने जो फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला था कि हमारे पास जो फोर्स होती है, फोर्स इज़ इक्वल टू के इंटू एक्स। अब जो एक्स है आपके पास वो एक्सटेंशन है, के आपके पास कॉन्स्टेंट है, एफ आपके पास फोर्स है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो आपके पास यहाँ पे एफ आ रही है, इट इज़ इक्वल टू फोर्स, और जो एक्स या ई होता है आपके पास, वो आपके पास होती है एक्सटेंशन। फिर आपके पास जो के आ रहा है, वो आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब इसमें देख लेते हैं, हम कुछ ग्राफ देख लेते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास स्टिफनेस होती है ना किसी भी स्प्रिंग की, अब जो मेजर हमारे पास हुक्स लॉ लग रहा होता है, हुक्स लॉ हमारे पास स्प्रिंग्स वगैरह में लग जाता है। हमारे पास डिफरेंट जो स्ट्रेचेबल मटेरियल होता है, जिसको आप क्या कर सको, आप उसको एक्सटेंड कर सको, उसके अंदर लग जाता है। ये होता ही बेसिकली जो के आपके पास है ना, ये जो कांस्टेंट होता है, ये स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है। के को आप कहते ही लिटरली हो कि ये बेसिकली आप लोगों के पास होता है एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट में अगर आपने बताना हो कि आपके पास जो स्प्रिंग है वो ज़्यादा स्टिफ है या वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो ये आप के की वैल्यू से बता सकते हो। अगर आपके पास जो के की वैल्यू आ रही है, अगर आपके पास के की वैल्यू ज़्यादा आ रही है ना, इसका मतलब आपके पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट आ रहा है ना, उसकी जो स्टिफनेस है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। अब इसको देखते हैं हम डायग्राम के थ्रू कि इसका क्या मतलब है। ये आपके पास यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है इसने, और इसके अंदर दो तरह के पॉइंट्स हैं। एक ये वाला पॉइंट उसने बना दिया है, और उसने एक ये वाला पॉइंट बना दिया। और ये आप लोगों के पास ग्राफ है फोर्स इन न्यूटन्स और एक्स मीटर्स वाला ग्राफ। इसमें आपने देखना है कि अगर जो आपके पास ग्रेडियंट यहाँ पे आ रहा है, ग्रेडियंट अगर नीचे को एग्जिस्ट कर रहा है,
तो ये आपके पास क्या है, फ्लेक्सिबल होगा, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। अगर आपके पास ग्राफ नीचे आ रहा है, अगर आपके पास जो फोर्स आ रही है, अब ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना, इसको अगर नोटिस करो आप लोग, तो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, आप जो फोर्स है, फोर्स आप कम प्रोवाइड कर रहे हो और जो एक्सटेंशन है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। तो कम फोर्स पे अगर ज़्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है, तो ऐसे ग्राफ्स को आप क्या कहते हो, या ऐसे स्प्रिंग्स को आप क्या कहते हो, आप इनको कहते हो फ्लेक्सिबल कहते हो। और अगर यहाँ पे ऑरेंज लाइन को आप नोट करो, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करी जा रहे हो, लेकिन जो एक्सटेंशन है वो कम से कम प्रोड्यूस हो रही है। तो फोर्स के मुताबिक जो एक्सटेंशन है वो कम प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब ज़्यादा फोर्स अगर आप प्रोड्यूस कर भी रहे हो, तो एक्सटेंशन वो बहुत कम ही शो कर रहा है। तो इसका मतलब है ये वाला जो हमारे पास ग्राफ है, ये क्या होगा, ये जो हमारे पास स्प्रिंग है ये क्या होगा, ये ज़्यादा स्टिफ होगा, ये इसको मूव करना आसान नहीं है। तो ये इस तरह आप बेसिकली क्या करते हो, ग्राफ्स को आप लोग जज कर सकते हो। अब जो ये आपके पास ग्रेडियंट की वैल्यू आ रही है ना यहाँ पे इन ग्राफ्स के अंदर, इन ये जो ग्रेडियंट की वैल्यू, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है, जो आपके पास ग्रेडियंट आ रहा है इनका, ग्रेडियंट इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जो भी यहाँ पे ग्रेडियंट आ रहा है ना आपके पास इन ग्राफ्स का, वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसका मतलब है जैसे ही आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, जो कि ऑरेंज वाली वैल्यू आ रही है, इसका मतलब आपके पास स्टिफनेस क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है। और जैसे ही आपके पास यहाँ पे के की वैल्यू कम आ रही है, वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो उसकी वैल्यू, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। अब एक और यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। एक ग्राफ मेरे पास यहाँ पे बना हुआ है, और इसमें भी दो तरह के सिनेरियोज आ रहे हैं। एक ये वाला है, और एक ये वाला पार्ट बन रहा है। लेकिन अब इसके अंदर यहाँ पे ट्रिक क्या है कि जो आपके पास यहाँ पे ग्राफ था, उसको मैंने क्या कर दिया, मैंने इन्वर्स कर दिया ग्राफ को। अब आपके पास जो एक्स आ रहा है वो आपके पास यहाँ पर आ रहा है, और जो आपके पास फोर्स आ रही है वो यहाँ पे आ रही है। तो इस केस में जो ये वाला मेरे पास केस था, इसमें जो ग्रेडियंट था वो सीधा सीधा किसके इक्वल टू था, के इक्वल टू था। लेकिन इसमें क्योंकि हमारे पास ग्राफ इन्वर्स हो गया, तो इसमें जो ग्रेडियंट आ रहा है हमारे पास, वो किसके इक्वल टू है, 1/k के इक्वल टू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जितनी ज़्यादा यहाँ पे बड़ी वैल्यू आ रही है, उतनी वैल्यू इसकी कम होगी। तो यहाँ पे आपके पास बस इन्वर्स हो जाना है। यहाँ पे अगर आप इसको नोटिस भी करो ग्राफ से, तो आप फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हो, और जो आपके पास एक्सटेंशन है वो भी ज़्यादा होती जा रही है। तो जो ये वाला ग्राफ आपके पास बन जाएगा ग्रीन वाला, ये दोबारा क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। और इसमें अगर आप देखो, इसमें आप फोर्स ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन कम हो रही है। तो इसको आप कह सकते हो कि ये आपके पास स्टिफ हो जाएगा। तो बेसिकली दोनों ग्राफ सेम है। ये वाला ग्राफ आपके पास नॉर्मल सा ग्राफ था, इसमें एम ग्रेडियंट इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट आ रहा है, इसमें इन्वर्स कर दिया, तो जो भी आपके पास यहाँ पे हेडिंग्स आ रही थी वो भी इन्वर्स होगी, और यहाँ पे ग्रेडियंट 1/k आ गया। तो ये यहाँ तक हमने बात की। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, किसी का कोई सवाल हो तो पूछे, वरना फिर हम आगे जाते हैं। सब एक दफ़ा कन्फर्म कर दो। सर जो ऊपर वाला ग्राफ है जिसमें जो एक्स एक्सिस पे मतलब एक्सटेंशन है पे इस तरह, जैसे अगर एक्सटेंशन ज्यादा हो रही है तो फोर्स भी ज्यादा हो, लेकिन जो आपने ग्रीन वाला बनाया है वो फ्लेक्सिबल। अच्छा देखो, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, इसमें बेसिकली हमारे पास ये हो रहा है कि जो आपके पास यहाँ पे एक्सटेंशन है ना, वो एकदम से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। अगर आप यहाँ पे एक्सटेंशन और फोर्स को कंपेयर करो ना, तो जो आपके पास यहाँ पे फोर्स है वो सिर्फ इतनी यहाँ तक आ रही है, और जो एक्सटेंशन है आपके पास वो इतनी ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब है ग्रीन वाला जो ग्राफ यहाँ पे बन रहा है ना, उसमें बेसिकली ये हो रहा है कि आपके पास फोर्स आपके पास कम आप लग रही है, और जो एक्सटेंशन है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। तो कम फोर्स पे अगर आप ज़्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस करवा रहे हो, तो इसका मतलब जो आपके पास स्प्रिंग है ना, वो फिर क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। तो ये बस इसका मतलब है। हम एक्स एक्सिस से नहीं देखते कि क्या चीज ज्यादा हो रही है और क्या कम। नहीं, हमने इसमें ना दोनों एक्सिस से कंपेयर करना है। या आप ये मेथड कर लो, ये तो बेसिकली आपने ग्राफ को देखा है ना और नोट किया, या तो दूसरा इसका जो अगर आपने सिस्टमेटिक मेथड करना है, तो वो आप ग्रेडियंट से यहाँ पे अंदाज़ा लगा लो। जिसका अगर ये पहला वाला यहाँ पे ग्राफ देखो, तो इसमें ऑरेंज लाइन का ग्रेडियंट ज़्यादा है, तो ग्रेडियंट अगर ज़्यादा है तो के की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और अगर के की वैल्यू ज़्यादा है तो स्टिफनेस भी ज़्यादा होगी। और यहाँ पे जो ऑरेंज वाली लाइन है उसमें के की वैल्यू कम है, क्योंकि ग्रेडियंट कम है, तो जाहिर सी बात है फ्लेक्सिबिलिटी फिर ज़्यादा होगी, स्टिफनेस कम होगी। और इसमें भी अगर देख लो, इसमें आपके पास इन्वर्स ग्राफ है, तो ग्रेडियंट 1/k अब आएगा। अब इसमें अगर आप लोग देखो, तो ये जो ऑरेंज वाली लाइन है, ऑरेंज वाली लाइन आप लोग के पास क्या आ रही है, आप लोग के पास ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इन्वर्स वाला सीन हो रहा है, तो जितना ज़्यादा आपके पास ग्रेडियंट की वैल्यू आ रही है उतनी ही कम के की वैल्यू होगी। तो अगर के की वैल्यू कम है तो ये फ्लेक्सिबल होगा, और इसमें अगर देखो इसमें आपके पास ग्रेडियंट की वैल्यू कम है तो के की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज इन्वर्स रिलेशन आ रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है, ऑपोजिट काम हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे स्टिफ हो जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग लिख भी सकते हो कि अगर जो आपके पास यहाँ पे ग्रेडियंट की वैल्यू है ना, ग्रेडियंट की वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर आप लोग के पास के की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर के की वैल्यू ज़्यादा है तो फिर स्टिफनेस भी ज़्यादा हो जाएगी। और इसी तरह अगर आपके पास ग्रेडियंट की वैल्यू कम है तो के की वैल्यू भी कम हो जाएगी, और अगर के की वैल्यू कम है तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स भी याद कर लो। अब तयबा क्लियर है, यहाँ और कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ। क्लियर है। अच्छा, अहमद, ईमान, फ़हद, क्लियर है आप सबको? जी सर। अहमद, फ़हद, आप भी कंफर्म कर दो एक दफ़ा। क्लियर है सर। लेट्स गो सर जी। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आता है यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आती है। अच्छा, इसमें सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। वो बहुत बेसिक सी आप लोगों ने पहले ओ लेवल्स में की भी है। तो ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, नाम से पता लग रहा है इलास्टिक है। ये ऐसी एनर्जी है जो कि क्या कर रही होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट या स्प्रिंग को या स्ट्रेचेबल ऑब्जेक्ट को कंप्रेस या जो एक्सपैंड उसको स्ट्रेच करने में जो एनर्जी लगती है ना, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। आपके पास ये छोटा सा स्प्रिंग है, आपने इसको अब कर दिया एक्सटेंड, तो जितनी एनर्जी लगी है ना, जितनी एनर्जी आपको लगी है इसको एक्सटेंड करने में, उसको आप क्या नाम दे दोगे, ईपी नाम दे दोगे, जो कि स्टैंड फॉर करती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बस इसका मतलब होता है, किसी भी चीज़ को कंप्रेस करो, एक्सपैंड करो, तो जो एनर्जी उसमें लग रही है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। फुटबॉल को आपने किक किया है तो वो क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो वो जब फुटबॉल कंप्रेस होगा तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। फुटबॉल के अंदर अगर आपने एयर फिल करवाई है तो वो क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, तो जैसे ही वो फुटबॉल एक्सपैंड होगा तो उसके अंदर से कौन सी एनर्जी वहाँ पे लग रही है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये होती है बेसिकली। इसकी अब डेफिनेशन आप लोगों के पास आ जाती है, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग a spring / object। और ये हमारे पास इसका एक और भी यहाँ पे नेम होता है, ऑल्सो नोन एज स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी हमने अभी एंड पे पढ़ना है। इसको अभी इग्नोर करो स्ट्रेन एनर्जी को, ये मैं बाद में समझाऊंगा, तो अभी इस पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको अपने दिमाग में बिठा लो कि स्ट्रेन एनर्जी से भी लिंक होती है। ये बाद में एंड ऑफ द चैप्टर जाके हम पढ़ेंगे, बल्कि एंड ऑफ द चैप्टर नहीं, पहले ही पढ़ लेंगे थोड़ा सा। और इसके जो यूनिट्स होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, जाउल्स में होते हैं। और फिर जो लास्ट पॉइंट हमारे पास इसका आता है, ये कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। जितनी भी हमारे पास एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं वो एज स्केलर ही एग्जिस्ट करती हैं, ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन किस तरह आता है। क्वेश्चन इसके बहुत ज़्यादा एग्जामिनर टेस्ट करता है इसके बार बार आपको एमसीक्यूज़ के अंदर ग्राफ डिफरेंट बना के दे देगा, और वो आपसे कहेगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अब आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करके देनी है। तो ग्राफ्स का वो यूज़ बहुत ज़्यादा करेगा इसके अंदर, तो ग्राफ से हम इसको समझने की कोशिश भी करते हैं। अच्छा, अब ये उसने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है। यहाँ पर ऊपर आपके पास आ रही है फोर्स, और नीचे आपके पास क्या आ रही है, एक्स इंटू मीटर्स आ रही है। और एक उसने अब यहाँ पे ग्राफ बना दिया, इसको देखते हैं। ये ग्राफ है, ये सारा हमारे पास एक ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर इलास्टिक जो भी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो कैलकुलेट करनी है। तो जो भी इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी ना, वो बेसिकली इसका एरिया अंडर द ग्राफ बन रहा है। तो यहाँ पे एक मैं पॉइंट लिख लेता हूँ कि एरिया इज़ इक्वल टू ई पी ई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ई पी ई। तो इसमें हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ट्राइंगल का हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, या ई पी का ही फार्मूला लगा लेते हैं। ई पी का फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 इंटू एक्स इंटू एफ। एक्स यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, फोर्स हमारे पास यहाँ पर आ रही है, तो
इसका जो हमारे पास फिर फार्मूला बन जाता है ना ई पी का, वो हमारे पास बन जाता है 1/2 एफ इंटू एक्स बन जाता है। और हमने पढ़ा था, अच्छा एक जो हमारे पास फार्मूला होता है ना, एक फार्मूला तो हमारे पास बन गया ई पी का, ये वाला फार्मूला बन गया। एक इसका दूसरा भी फार्मूला होता है, वो भी देखते हैं। ये नंबर 1 फार्मूला है बेसिक वाला। और जो दूसरा फार्मूला होता है हमारे पास, वो हमने पढ़ा था, ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। हमने पढ़ा था जो हमारे पास एफ होता है वो किसके इक्वल टू होता है, के एक्स के इक्वल टू होता है। ये हमने हुक्स लॉ के थ्रू पढ़ा था। तो अगर ये वाला जो एफ है, एफ की जगह हम यहाँ पे के एक्स लिख दें तो हमारे पास एक डिफरेंट सा यहाँ पे फार्मूला कंस्ट्रक्ट हो सकता है, जो कि बन जाएगा ई पी ई इज़ इक्वल टू 1/2 एफ़ की जगह क्या आ जाएगा, के एक्स आ जाएगा, के एक्स और यहाँ पर फिर आ गया एक्स। तो जो ई पी की का फाइनल वर्जन हो जाएगा वो किसके इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका एक फाइनल वर्जन बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो फार्मूलाज हैं जो कि आपने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के याद करने हैं, और इनके जितने भी क्वेश्चन हैं ये आसान हो जाएंगे, कोई इतनी ट्रबल नहीं आएगी। बेसिकली करेगा वो क्या, वो आपको हर सूरत में या मोस्ट प्रॉबेबली जितनी भी वो क्वेश्चंस करेगा ना इसके रिलेटेड, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करेगा, इसमें वो आपसे कहेगा एक बॉल होगी आपके पास, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका, वो कहेगा आपने क्या करना है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अब आप किस तरह फाइंड करोगे, वो आपको एक ग्राफ बना के दे देगा, और इस ग्राफ में से आपने वो कहेगा वो आपने इस सेक्शन का आपने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकाला है, या वो आपको कहेगा कि टाइम 5 से लेके टाइम 10 तक जितनी स्ट्रेच करने में बॉल को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लग रही है ना, वो कैलकुलेट करके दिखाओ, तो वो आपको करनी पड़ेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और आसान तरीन क्वेश्चन होंगे, मुश्किल इसमें कोई बात नहीं होगी। इसके बाद एक और यहाँ पे चीज़ आती है, एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी आती है, वो भी इसी का सब पूरा टॉपिक है। वो बेसिकली क्वेश्चंस जिस तरह आते हैं उस तरह हमने देखना। एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास क्या हमने पीछे पढ़ा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसमें देखते हैं अब वो एग्जामिनर हमें किस तरह के ग्राफ से दे सकता है और कैसे कंफ्यूज कर सकता है, ये देखते हैं ज़रा। ये हमारे पास एक ग्राफ बन गया, और इसमें उसने एक यहाँ पे लाइन बनाई है इस तरह करके, और यहाँ पर उसने एक्सटेंशन 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास आ रही है फोर्स 1। इसी तरह यहाँ पर डिफरेंट कलर यूज़ करें। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर हमारे पास अब आ रहा है E2 आ रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं। और इसके अलॉन्ग हमारे पास एक फोर्स आ रही है F2। अभी इसको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये मैं बस एक डायग्राम अभी बना रहा हूँ, अभी मैंने कुछ भी करना शुरू नहीं किया, तो इसको देख के कन्फ्यूज़ ना हो या इतना अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझा दूँगा। ये हमारे पास F न्यूटन्स है, F पर न्यूटन्स वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या चीज़ पड़ी है, एक्सटेंशन पड़ी हुई है। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, वो एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो आपको इस तरह का कोई ग्राफ दे सकता है। वो आपको पहले कहेगा, पहले वो आपको प्रोवाइड कर देगा फोर्स 1। अब वो कह रहा है लेट से आपके पास यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ये आपके पास इस तरह करके क्या एग्जिस्ट कर रहा है, एक स्प्रिंग एग्जिस्ट कर रहा है। अब वो कहता क्या कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स 1 लगाइए। जैसे ही आपने स्प्रिंग के ऊपर फोर्स 1 लगाई है तो उसकी एक्सटेंशन क्या प्रोड्यूस हो रही है, E1 प्रोड्यूस हो रही है। और ये वाली जो एक्सटेंशन या ये वाली फोर्स F1 लगाने में जितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है और जितना आपके पास स्ट्रेन एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसको वो आपकी कौन सी एनर्जी होगी, करंट स्ट्रेन एनर्जी होगी, जो कि इस वक्त लग रही है। फिर आपने क्या करना है, फिर अब वो क्या कहता है आपको, अब वो कहता है F2 की जगह आपके ऊपर एक और फोर्स लग रही है जो कि है F2 है। तो जैसी F2 यहाँ पे लगेगी तो आपके पास एक्सटेंशन क्या प्रोड्यूस होगी, E2 की प्रोड्यूस होगी, और आपके पास नई अब स्ट्रेन एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो पहले F1 के साथ आपके पास स्ट्रेन एनर्जी आई जो इनिशियल स्ट्रेन एनर्जी थी, फिर जैसी F2 आपने प्रोवाइड किया आपके पास क्या आ गई, फाइनल स्ट्रेन एनर्जी आ गई। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे बेसिकली जो एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी आ रही है वो आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो जो आपके पास एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी बनेगी ना,
वो आपके पास बेसिकली ये वाला सारा एरिया बनेगा। ये वाला जो एरिया आपके पास आ रहा है ना, ये आपके पास आ रहा है एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी। तो ये आपने कैलकुलेट करनी है। तो अगर ये आपने कैलकुलेट करनी है तो किस तरह कैलकुलेट करोगे, जो फाइनल आपके पास स्ट्रेन एनर्जी आ रही है उसको माइनस कर दो फ्रॉम दी इनिशियल स्ट्रेन एनर्जी, तो आपके पास ये वाला जो एरिया वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये बस इसका यहाँ पे फॉर्मूला था। ये वैसे करवाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने वैसे एक दफ़ा करवा दिया ताकि आइडिया हो जाए करना किस है। तो पहले आपके पास ये जो पूरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ रही है इसको आपने माइनस करना है, इतनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो आपके पास ये वाला पार्ट बाकी रह जाएगा जो आपके पास एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी आएगी। तो इसमें आप लिख सकते हो कि आपने करना क्या बेसिकली, इनिशियल स्ट्रेन एनर्जी माइनस फाइनल स्ट्रेन एनर्जी। तो इसमें जो इनिशियल हमारे पास बन रही है वो बन जाएगी 1/2, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा F1E1, ये इनिशियल बन गई हमारे पास। और बल्कि इसमें फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे हम, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल करना है, क्योंकि वरना हमारे पास नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। फाइनल यहाँ पर आएगा, इनिशियल यहाँ पर आएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगी 1/2। फाइनल में हमारे पास फोर्स कितनी लग रही है, F2 की लग रही है, और हमारे पास एक्सटेंशन कितनी है, E2 की एक्सटेंशन लग रही है। और यहाँ पे हमारे पास इनिशियल अगर करें तो यहाँ पे फोर्स F1 लग रही है, और जो एक्सटेंशन है वो E1 की लग रही है। तो अब इसको थोड़ा सा करके देखते हैं हम सॉल्व। तो इसको हम अगर अब देखें सॉल्व करके, तो या तो हमारे पास एक ये आंसर आ सकता है कि ये बन गया आपके पास 1/2 F2E2 माइनस F1E1, या आप इसको ये कह सकते हो, या जो आपके पास फोर्स आ रही है फोर्स को आप रिप्लेस करवा दो यहाँ पे F इज़ इक्वल टू के एक्स से रिप्लेस करवा दो। अगर आपने इसको के एक्स से रिप्लेस करवा दिया तो ये आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे बन जाएगी। यहाँ पर आपके पास आ गया के एक्स, और ये E2 एज इट इज़ यहीं पर रहा, और यहाँ पर आपके पास दोबारा से आ जाएगा के एक्स। तो ये आपके पास सिचुएशन बन जाएगी। अब इसको थोड़ा सा और करो सिंप्लीफाई, तो ये आपके पास फिर बन जाएगा, एक मिनट, अच्छा जो x है ना यहाँ पे, x आपके पास बेसिकली एक्सटेंशन ही है, तो x को भी आप फिर रिप्लेस करवा सकते हो E2 से। तो यहाँ पे आप लिख दो E2 स्क्वायर, और यहाँ पर फिर आपके पास आ जाएगा k और E1 स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये आपके पास फाइनली बन जाएगा, k को आपने कॉमन ले लिया, 1/2 को भी कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में फिर आपके पास आ जाएगा E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर। तो ये आपके पास फाइनल इसका जो एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी है वो बन जाएगा। अब यहाँ पे इतनी जो चीज़ें मैंने यहाँ पे की है ना स्टेप्स, इसको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये आप इसको यहाँ तक भी आप कर सकते हैं। जो पहला मैंने यहाँ पे स्टेप करवाया था ना ये वाला, यहाँ तक भी अगर आप कर लोगे इसको, ये सही रहेगा। बाकी मैंने क्या किया, इसके आगे मैंने क्या किया, इसके आगे मैंने बस इसको हुक्स लॉ वाला जो फार्मूला था उससे मैंने रिप्लेस करवा लिया, और उससे रिप्लेस करवा के मैंने इसको इस तरह लिख लिया। तो ये बस यहाँ पे चीज़ हुई है, और इसके अंदर कोई इतनी वो परेशानी वाली बात नहीं है। बस इसके अंदर मैंने फार्मूलाज और जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने प्लग इन किया, और दो फार्मूला से करके दिखाया मैंने कि किस तरह करनी थी। बेसिक यहाँ पे समझने वाला कॉन्सेप्ट क्या था कि जब भी एडिशनल स्ट्रेन एनर्जी आ जाए तो आपने क्या करना है, फाइनल स्ट्रेन एनर्जी को आपने सब्ट्रैक्ट करना है किसके साथ, इनिशियल स्ट्रेन एनर्जी के साथ। तो ये चीज़ आप लोगों ने करनी है, और ये जो फार्मूला है ये फार्मूला आप लोग खुद ही डिराइव कर लोगे। अगर आप लोगों को पिछले फार्मूलाज आते हैं जो कि एक 1/2 FX था और एक 1/2 KX स्क्वायर था, और F इज़ इक्वल टू KX वाला जो कि पहला हुक्स लॉ वाला फार्मूला था, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ क्लियर है सबको? इसमें किसी का कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। बच्चों क्लियर है सबको? फाहद, तैयबा, ईमान? जी सर। यस सर क्लियर है। ओके, अच्छा इसके बाद हमारे पास अब आ जाता है एक कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रेन एनर्जी का। अच्छा ईमान, आपकी 6:30 है ना क्लास? जी सर। सर ये डिफॉर्मेशन कितना रह गया? डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस और स्ट्रेन रह गए इसके अंदर। फिर आपने स्प्रिंग्स पढ़ना है, पैरेलल स्प्रिंग्स और सीरीज स्प्रिंग, फिर उसके बाद बस ख़त्म है, बस यही चीज़ है।
लेकिन थोड़ा सा ड्राई चैप्टर है, एट टाइम्स मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं इसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। अच्छा, अब स्ट्रेस हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है ना, स्ट्रेस बेसिकली आप लोगों के पास, आपने ये चीज़ पहले पढ़ी हुई है लेकिन आपने इसका शायद नाम ना सुना हो। स्ट्रेस आपके पास होता है बेसिकली, जो प्रेशर होता है, प्रेशर इज़ द सेम एज स्ट्रेस। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर लगा रहे हो ना, तो इट इज़ द सेम एज अप्लाइंग स्ट्रेस ओवर इट। आपके पास लेट से ये वाला बॉक्स पड़ा हुआ है, अब इस बॉक्स के ऊपर आप कोई प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हो, तो अगर आप इस बॉक्स के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हो ना, तो साथ ही आप इसके ऊपर स्ट्रेस भी एग्जर्ट कर रहे हो। स्ट्रेस और प्रेशर एक चीज़ होती है। अगर उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हो आप, तो उसके ऊपर क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, स्ट्रेस भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, हम प्रेशर की जगह ये कह सकते हैं द बॉक्स इज स्ट्रेस्ड विद द बॉक्स इज स्ट्रेस्ड विद अ वैल्यू ऑफ 5। तो ये भी आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो द बॉक्स इज स्ट्रेस्ड, या आप कह सकते हो द बॉक्स इज प्रेशराइज्ड। सारी चीज़ों का सेम ही मतलब है। तो स्ट्रेस और जो प्रेशर होता है वो सेम ही चीज़ होती है, इनकी डेफिनेशन भी सेम है, इनका फार्मूला भी सेम है। मैंने आपको क्या लिखवाया था डेफिनेशन ओ लेवल्स में, मैंने आपको लिखवाई थी प्रेशर की डेफिनेशन। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, या फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसकी भी डेफिनेशन वही है, इसकी डेफिनेशन है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग या अप्लाइड, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो ये आपके पास बेसिकली क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आता है इसका एसआई यूनिट आता है। एसआई यूनिट इसका क्या होता है, हमारे पास पैस्कल्स होता है। प्रेशर का भी हमारे पास एसआई यूनिट पैस्कल्स होता था, स्ट्रेस का भी पैस्कल्स है, बिकॉज सेम चीज़ है दोनों। इसके बाद बेस यूनिट्स आ जाते हैं। इसके बेस यूनिट्स हमने प्रेशर के निकाले थे, क्या होते हैं दोबारा आप भूलते नहीं कि पहले चैप्टर के अंदर निकालना हमने देखा था। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया होता है। फोर्स हमारे पास इक्वल टू होता है एम ए ओवर एरिया के। मैस हमारे पास इक्वल टू होता है के जी के, और जो एक्सलरेशन है वो इक्वल टू होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर के इक्वल टू होता है। अब यहाँ पे जो m2 है उसको ऊपर लेके जाओ, माइनस m2 बन जाएगा। 1 माइनस m2 क्या हो जाएगा, के जी m माइनस 1 s माइनस 2। तो आपके पास जो यूनिट्स आ जाएंगे इसके, वो किसके इक्वल टू हो जाएंगे, के जी पर मीटर स्क्वायर। तो इसके इक्वल टू आपके पास आ जाएगा। ये बेसिक फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने ऐसे यूनिट्स निकालना पड़े थे। इसके बाद आपके पास जो इसका पॉइंट है, ये आपके पास क्वांटिटी किस तरह की है, स्केलर क्वांटिटी है। और आपके पास इसका जो सिंबल होता है, अब सिंबल इसका नहीं भूलना, सिंबल याद रखना, बिकॉज सिंबल एग्जाम के अंदर बहुत दफ़ा आएगा और कंफ्यूज भी कर देगा एट टाइम्स। तो जो इसका सिंबल होता है ना हमारे पास, वो बेसिकली इक्वल टू होता है कुछ इस तरह होता है। ये इसका सिंबल होता है हमारे पास। ये थोड़ा सा 9 लग रहा है अजीब सा, तो ये आपके पास इसका स्ट्रेस का सिंबल होता है। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे लिखना है, द मैक्सिमम स्ट्रेस the max stress that can be applied to an object before it breaks is called ultimate tensile stress. ये प्योरली थ्योरी है, ये चीज़ आपने याद करनी है, इसमें समझने वाला है सच कुछ नहीं है। UTS। अच्छा, अब UTS आपके पास होता क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ये बेसिकली आपके पास मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू होती है जो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है बिफोर इट ब्रेक्स। अगर आपके पास लेट से कोई बलून है, बलून के ऊपर आप एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हो, तो आपके पास एक टाइम आएगा, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करते जाओगे तो बलून क्या कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। तो बलून के बिल्कुल बर्स्ट करने से पहले जो आप उसके ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस एग्जर्ट कर रहे थे ना बिफोर इट ब्रेक्स, उसको आपने क्या नाम दे दिया, उसको आपने नाम दे दिया अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ऐसी मैक्सिमम स्ट्रेस, ऐसी मैक्सिमम प्रेशर जो आप बलून के ऊपर अप्लाई कर रहे थे बिफोर इट ब्रेक्स, तो उसको आपने क्या नाम दे दिया, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ नाम ले दिया। इसी तरह अगर आप कोई मेटल ले रहे हो, या मेटल रहने तो प्लास्टिक अगर आप ले रहे हो, प्लास्टिक के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और वो ब्रेक नहीं कर रहा,
तो अगर आपने मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करी है और उस मैक्सिमम फोर्स पे वो अभी तक ब्रेक नहीं किया, तो वो उसकी उसकी कौन सी स्ट्रेस हो जाएगी, मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाएगी, और इस स्ट्रेस को आप क्या नाम देते हो, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ नाम देते हो, यूटीएस। ठीक है, तो ये बेसिकली अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इसकी डेफिनेशन 1 नंबर की वो पूछ सकता है, इतने क्वेश्चन इस पर नहीं आते, 1 नंबर की मोस्ट प्रोबेबली वो थ्योरी पूछेगा आपसे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द मैक्स स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट बिफोर इट ब्रेक्स इज कॉल्ड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो तो ये आपके पास ये स्ट्रेस की चीज़ें थी। अब इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फार्मूला जो वैसे इसका होता है वो आप लोग कंबाइन करके स्ट्रेन के साथ ही पूछते हो, तो स्ट्रेन में हम देखेंगे। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे करवाना चाह रहा था आप लोग को, उससे लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे स्ट्रेन को ज़रा देख लेते हैं, स्ट्रेन और यंग मॉडुलस को, फिर आते हैं इसके ऊपर। सर आपने वैसे क्लास कब तक एंड करनी थी? मैंने 6:40 तक एंड करनी थी आई थिंक। सही है, 10-20 मिनट ऊपर कर लेंगे, इतना हो तो। का कॉन्सेप्ट आ जाता है, स्ट्रेन बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है इन दी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। तो जितनी भी आपके पास जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो डिफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करे इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, और उसको आप डिवाइड कर दो बाय इनिशियल डायमेंशंस ऑफ द बॉडी, तो इस चीज़ को आप क्या कहते हो, स्ट्रेन कहते हो। अब स्ट्रेन बेसिकली आप लोग के पास स्ट्रेस की तरह ही होता है, स्ट्रेन और स्ट्रेस, और स्ट्रेन और स्ट्रेस को आप कंबाइन करके आप यंग मॉडुलस का एक फॉर्मूला बनाते हो। अब यंग मॉडुलस क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, बात का टॉपिक है, लेकिन अभी हमने सिर्फ क्या चीज़ देखनी है, हमने स्ट्रेन और स्ट्रेस देखना है। तो स्ट्रेस हमारे पास क्या था, प्रेशर था, और जो स्ट्रेन आपके पास होता है, स्ट्रेन आपके पास बेसिकली होता है कि कितनी एक्सटेंशन एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोड्यूस हो रही है एज़ कम्पेयर टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ के मुताबिक या ओरिजिनल लेंथ के कंपैरिजन में कितनी उसकी एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है, वो उस चीज़ को आप क्या कहोगे, उस चीज़ को आप स्ट्रेन कहोगे। तो इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ क्योंकि इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है एग्जामिनर। तो ये आपके पास होती है, इट इज़ डिफाइंड एज, it is defined as the amount of deformation experienced by a body in the direction of force applied divided by the initial dimensions of the body. अच्छा, मुझे बस 1 मिनट दो, मैं वापस आ रहा हूँ क्लास में।
अच्छा, तो स्ट्रेन की डेफिनेशन हमने यहाँ पे पढ़ी थी, वो क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन एक्सपीरियंस बाय बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय इनिशियल डायमेंशंस ऑफ द बॉडी। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन होती है। अब इसका हमारे पास आ जाता है सिंबल। तो सिंबल हमने देखना है कि इसका भी सिंबल क्या होता है। इसका भी अजीब सा हमारे पास सिंबल होता है। इसका बेसिकली ई जैसा सिंबल होता है। ये जो आपके पास ई आ रहा है ना, ये आपके पास होता है सिंबल स्ट्रेन का। और अब हमारे पास आ जाता है इसका फार्मूला आ जाता है। फार्मूला इसका क्या होता है? एक्स ओवर इनिशियल लेंथ। जो आपके पास यहाँ पे x आ रही है वो आपके पास क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है? एक्सटेंशन। और जो आपके पास यहाँ पे l नॉट आ रहा है वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, इनको आपने यहाँ पे याद करना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और ऊपर हमने फार्मूला किया था स्ट्रेस का। अच्छा, स्ट्रेस का जो फार्मूला बनेगा ना हमारे पास वो होगा प्रेशर वाला ही होगा। तो जो स्ट्रेस का फार्मूला होता है आपके पास वो होगा फोर्स ओवर एरिया होगा। ये आपके पास स्ट्रेस का फार्मूला होगा यहाँ पे, सेम एज प्रेशर। सर mgh होगा? एम जी एच तो वो डिफरेंट चीज़ है। एम जी एच आपके पास होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा सब टॉपिक आता है, फिर इसके बाद क्लास एंड करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अगर है किसी को कोई प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क। अच्छा, अब यहाँ पे हमने रिलेशन पढ़ना है हुक्स लॉ का इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो ये हमने यहाँ पे इसका थोड़ा सा पढ़ना है। अच्छा, अब जो हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ हमें कहता है कि जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेस होती है ना, स्ट्रेस का ये वाला सिंबल है, वो हमारे पास क्या होती है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेस आ रही है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और इनके दरमियान जो एक हमारे पास कांस्टेंट आ रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है ना यहाँ पे, ये जो कैपिटल ई से हमने रिप्रेजेंट किया, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं यंग मॉडुलस कहते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे हुक्स लॉ क्या कहता है बेसिकली कि जो हमारे पास स्ट्रेस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और अगर कोई भी चीज़, कोई भी दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे के अगेंस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उनके बीच में हमेशा क्या चीज़ आती है? एक कांस्टेंट आता है। तो इनके बीच में जो कॉन्सेप्ट आता है वो एक कैपिटल ई होता है। और इस कैपिटल ई को हम क्या कहते हैं? यंग मॉडुलस कहते हैं। और यंग मॉडुलस हमने क्या करना है? नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ना है। ये एक अलग से टॉपिक है और ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है और उससे फिर बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन है एग्जामिनर वो हमसे सॉल्व करवाता है। और इसके आसान से क्वेश्चन आते थे, मुश्किल नहीं आते। थोड़े बच्चे थोड़े ट्रिकी होते हैं, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो उसमें थोड़े बहुत एरर्स होती हैं, लेकिन इतने इसका मुश्किल क्वेश्चन नहीं, आसान ही होते हैं। तो ये चीज़ हमने देखना है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन ना तो बताओ, बाकी फिर एक छोटी सी चीज़ है वो मैंने बतानी है, फिर जा सकते हो। यहाँ तक देख लो, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला है तो लेट मी नो। अच्छा, इसके बाद एक जो छोटी चीज़ मैंने बतानी थी ना आप लोगों को, वो ये थी कि अक्सर क्वेश्चंस में ना वो आप लोगों को कहेगा, एक वो चीज़ आप लोगों को कहेगा, स्पेशली जो डिफॉर्मेशन के टॉपिक्स आ रहे हैं ना, उसमें वो एक चीज़ आपको कहेगा, वो होगी क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। इसकी वो बात करेगा। अब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर होता है वो आपने फाइंड करना है। तो इसमें आपके जो फार्मूला लगता है उसको थोड़ा सा
अंडरस्टैंड मैं करवाना चाहता हूँ, हो सकता है आपको पता हो पहले, लेकिन ये देख लेते हैं। ये आपके पास एक वायर होती है। अब जो वायर होती है ना वो इसी तरह की, ये इस तरह की वायर होती है, लेकिन अगर उसको हम 3D देखें और क्लोजली देखें तो वो आपके पास इस तरह की एक सिलेंडर सी शेप बन रही होती है एक वायर की। तो ये जो बेसिकली सिलेंडर की शेप बन रही है ना, ये आपके पास एक वायर की यहाँ पे शेप बन रही है। अब वो क्या कह रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर निकालना है। तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर बनता है ना आपका, वो ये वाला पार्ट बन रहा होता है। ये वाला पार्ट आपका होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर। तो ये वाला जो पार्ट आपके पास होगा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर होगा। और ये अगर आप नोटिस करो, ये आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास एक सर्कल बन रहा है। तो जब भी उसने क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर की बात कर दे, आपने यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, आपने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है पाई आर स्क्वायर वाला। और मोस्ट प्रॉबेबली वो एग्जामिनर क्या करता है, आप लोगों के पास रेडियस वो नहीं देता, वो आपको डायमीटर देता है। डायमीटर यहाँ पे मोस्ट कॉमनली यूज़ होगा, रेडियस की वो इतनी बात नहीं करता। तो अगर यहाँ पे डायमीटर आपने यूज़ करना है तो डायमीटर हमें पता क्या चीज़ होता है, डायमीटर बेसिकली रेडियस के इक्वल टू होता है अगर उसको डिवाइड बाई 2 कर दें। तो अगर उसने डायमीटर दे दिया तो आपने फिर क्या चीज़ यूज़ करनी है, आपने यूज़ करना है d²/4, ये वाला आपने फार्मूला यूज़ करना है। तो ये जो मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखवाया ना, पाई d²/4, ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है। इसमें बच्चे करते हैं क्या, बहुत एक कॉमन मिस्टेक होती है। सबसे पहले तो वो एग्जामिनर कहता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर आपने फाइंड करना है। बच्चों को अब ये नहीं पता होता कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर है क्या चीज़। तो वो डिफरेंट अजीबोगरीब फार्मूलाज लगाते हैं, कभी कोई फार्मूला लगा रहे हैं, कभी कोई सिलेंडर का फार्मूला लगा रहा है, कोई कुछ फार्मूला लगा रहा है। तो वो वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, बच्चे वहाँ पे गलती करते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर का, वो हमेशा सर्कल के इक्वल टू होगा, ये चीज़ याद रखनी है। और सर्कल का एरिया किसके इक्वल टू होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल टू होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है बच्चों को पाई आर स्क्वायर वाला फार्मूला याद होता है, डायमीटर वाला फार्मूला उन्हें नहीं पता होता। तो इसको आपने क्या करना है, आपने क्योंकि एग्जामिनर ने मोस्ट प्रॉब्लली डायमीटर ही दिया होगा, रेडियस वो नहीं था, तो डायमीटर को आपने क्या करना है, डायमीटर/2 रेडियस के इक्वल टू होता है। ये वाली वैल्यू आपने प्लग इन करनी है आर स्क्वायर के अंदर। तो जैसे ये वाली वैल्यू आर स्क्वायर के अंदर प्लग इन करोगे तो आपके पास फाइनल फार्मूला आ जाएगा, पाई d²/4 आ जाएगा। और आपने ये वाला फार्मूला जो है, यही वाला फार्मूला आपने अप्लाई करना है। तो ये वाला जो फार्मूला मैंने लिखवाया पाई d²/4, इसको /4 इसको रिमेंबर करना और इसको भूलना नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, गलती कर देते हैं बच्चे, ठीक है। बाकी कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन हो किसी की, कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो किसी का, या कोई चीज़ ना समझ आई, दोबारा समझानी हो तो बता दो, वरना फिर यू गाइस कैन गो। जिनकी CS की क्लास नहीं है, जिनकी CS की क्लास है वो वेट करें।